हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेरा सर में। अभी की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसके बाद हम इसके शानदार शानदार सवाल यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं एक शानदार सवाल के साथ। तो आज की क्लास का पहला सवाल, ये थोड़ा सा आपके क्वेश्चन जो है इसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड आपका लेंथी है और एक मेथड शॉर्ट है। तो हम दोनों चीजें सीखेंगे, बेसिक से भी और एडवांस लेवल पे भी। टू आइटम्स आर सोल्ड फॉर 18602 की दो आइटम है, 18,602 रुपए ईच, एक प्रत्येक में बेचे गए हैं। हर एक की कीमत हमने कितनी ली है? 18,602 रुपए। ऑन वन आइटम देयर हैज बीन अ गेन ऑफ 31% एंड ऑन द सेकेंड आइटम अ लॉस ऑफ 29%। की एक पर तो आपके सामने 31% का लाभ हुआ है और दूसरे पर 29% की हानि हुई है। What was the overall loss or gain in the transaction? तो इस पूरे आपके जो भी हमने ट्रांजेक्शन करा, इसमें ओवरऑल लाभ या हानि कितनी हुई? ओवरऑल लाभ और हानि कितनी हुई, तो वही हम देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम बिल्कुल एडवांस मेथड से बेसिक से सीख रहे हैं। एक पर 31। अच्छा, एक चीज बताओ, इसमें लाभ जो है परसेंटेज में दिया हुआ है, यहाँ हानि भी परसेंटेज में दी हुई है और हमसे ओवरऑल लाभ और हानि पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल लाभ और हानि पूछ रहा है तो मैंने आपको बताया था एक बार तो कि आपको इंडिविजुअल दिया है और कंबाइंड में पूछ रहा है तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो वो एलिगेशन वाला तरीका भी देखेंगे। पहले बेसिक चीज समझते हैं कि जब हमें परसेंटेज में ही वैल्यू पूछी है तो हमें ओरिजिनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ये 18,602 रुपए में बेची है, इसकी जगह चाहे 1 रुपए में भी दे देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ओरिजिनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको यहाँ आपका टाइम खराब करने के लिए दी हुई है। तो जैसा ये सवाल कह रहा है वैसा ही बेसिक से हम इसको कर देंगे। 31% का लाभ हुआ है, यानी पहली वस्तु 100 रुपए की लाया तो 131 की बेचा। 100 रुपए की लाया तो 131 में इसने वस्तु को बेचा होगा। दूसरी वस्तु को 29% की हानि हुई है। दूसरी वस्तु में 29% की हानि हुई है, यानी अगर 100 की लाया तो 71 की बेचा होगा। 100 की लाया तो 71 की इसने बेची होगी। अब आप देखो ये क्या कह रहा है, दोनों वस्तुएं प्रत्येक इतने रुपए में बेची गई है। दोनों वस्तुओं की कीमत बराबर है। हमें इस 18,602 से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें यह चीज समझनी होगी कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है तो हम उसको यहां पर बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, मतलब ये 131 और ये 71 बराबर होना चाहिए। तो इसको तो दोनों को 71 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 131 इंटू 71, और इसको 131 से गुणा कर दो। दोनों को, इन दोनों को 131 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके सामने दोनों मान बराबर आ गए। तो इसका मतलब ओरिजिनलिटी में हमारी कंडीशन क्या है कि ये लाया है 7100 की तो बेच रहा है 71 इंटू 131 की। ये लाया है 13100 की तो बेच रहा है 71 इंटू 131। तो अब हमें इसका, यह आपके सामने वो एक तरीके से जो इनका रेशो दिया हुआ है उससे हमने डेटा बिल्ड कर लिया और अब हम प्रॉफिट या लॉस कंटिन्यू कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। अब आप देखो यहां इनको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, चाहो तो इनको भी गुणा मत करो, आपके सामने चीजें ऐसे ही बदल जाएगी। आप देखो 71 इंटू 100 की लाया था और 71 इंटू 131 की बेच रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो गया 71 इंटू 31 कि 100 की लाया था, 71 को कॉमन ले लो, 100 की लाया था 131 की बेची तो प्रॉफिट हो गया 31 का। यहाँ लॉस देख लेंगे, यहाँ लॉस देख लेंगे कि 131 इंटू 100 की लाया था और 131 इंटू 79 की बेच रहा है, 131 तो कॉमन ले लो तो लॉस हो गया 29 का। लॉस हो गया 29 का। इसका मतलब कि आपके 131 तो कॉमन आ गया, 100 की लाया 71 की बेच रहा है तो 29 का लॉस हो गया। अब इससे नेट हम निकाल लेंगे
कि नेट हमारे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब हमें देखो पता नहीं है तो हम कैसे काउंट करेंगे कि ये ओरिजिनली में प्रॉफिट होगा या लॉस। प्रॉफिट को तो हम प्लस से काउंट कर देते हैं, प्रॉफिट को तो हम प्लस से काउंट कर देते हैं और लॉस को कर देते हैं माइनस से। तो अगर मान लो लॉस हमारा ज्यादा हुआ तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो फाइनली लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो वैल्यू प्लस में आ जाएगी, फाइनली प्रॉफिट होगा। तो 71 इंटू 31 माइनस 131 इंटू 29। अब आप देखो, या तो आप इसको यहाँ पर 71 को 31 से मल्टीप्लाई करो और 131 को 29 से मल्टीप्लाई करो, तो वो आपका कैलकुलेटिव हो सकता है। दोनों जगह कैलकुलेशन करने से अच्छा है आप एक चीज समझो, यहां पर हम इसको पहले समझ लेते हैं एक बार कि 71 इंटू 31 है माइनस 131 इंटू 29। आपको खुद को समझना होगा कि मुझे कैलकुलेट कैसे करना है। इधर 71 है, उधर 29 है। देखो आप 31 से तो 29 बना सकते हो, 29 से 31 बनाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली कठिन है। तो आप इसको 29 प्लस 2 लिख दो, 29 प्लस 2 लिख दो, क्यों उसका कारण भी मैं बताऊंगा। और इसको 71 प्लस 60 लिख दो। वहां पर लिखना नहीं है, सिर्फ आप अपने मन में समझ सकते हो क्यों। अब यहाँ पर भी 71 इंटू 29 आ गया प्लस में, यहाँ आ गया 79 इंटू 21 माइनस में। तो आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हो कि 71 इंटू 29 यहाँ भी है, माइनस 71 इंटू 29 यहाँ भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके सामने बचेगा 71 इंटू 2 माइनस 29 इंटू 60, 29 इंटू 60। ये आपको खुद को समझना होगा कि मैं इसको 29 और 2 लिख लूं तो 29 से 29 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 71 इंटू 2 माइनस 29 इंटू 60। तो 142 माइनस 29 इंटू 6 कर देंगे 174, और जीरो पीछे ऐसे की ऐसी लग जाएगी कि 30 को 6 से गुणा करो 180, 6 उसमें से कम कर दो, तो यहां आएगा 1598। यहां आएगा 1598। कैसे कि अगर मैं 140 घटाता तो आता 1600, तो हमने 2 एक्स्ट्रा घटाया तो 2 की कमी कर दो, हमारे ओवरऑल जो आया है माइनस 1598। माइनस कितना है 1598, यानी कि लॉस हुआ है मेरे, लॉस हुआ है 1598 रुपीज का, लॉस हुआ है 1598 रुपीज का। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, आप चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना। और अब हम इसके बाद में कंटिन्यू करते हैं कि लॉस हुआ है 1598 रुपए का, हमें परसेंटेज में काउंट करना है। इसके आगे मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, लॉस परसेंटेज। लॉस और प्रॉफिट काहे पर काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, जब तक कि हमें सवाल में दिया हुआ ना हो। तो 1598 का लॉस हुआ है कितने पर, टोटल कॉस्ट प्राइस पर। तो 71 इंटू 100 तो यहां था और 131 इंटू 100 यहां था, टोटल कॉस्ट प्राइस पर ही तो काउंट करेंगे। तो 100 तो कॉमन ले लो, 71 प्लस 131। इसका मैं शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, आप देखो कि 71 इंटू 100 तो इस फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस था और 131 इंटू 100 सेकेंड का कॉस्ट प्राइस था। हमें ओवरऑल सौदे में लाभ या आनी चाहिए, तो ओवरऑल सौदे के कॉस्ट प्राइस पर काउंट कर देंगे इंटू 100। 100 से 100 कट जाएगा 1598 बटा 202, 1598 बटा 202। अब आप यहां देखकर भी कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ सकते हो कि ये 202 है, 202 है। यहाँ सारी वैल्यूज 8 के आसपास है, सारी वैल्यू 8 के आसपास है, तो हम 8 से ही देखेंगे कि अगर 202 को मैं 8 से गुणा करूं, 202 को अगर मैं 8 से गुणा करता तो इसका मतलब 1616 आता, और ये 1616 से कम है। ये 1598 202 के 8 गुना से कम है, इसका मतलब जो मेरे लॉस आएगा वो 8% से कम आना चाहिए, लॉस 8% से कम आना चाहिए। तो पहले तो गेन वाले दोनों हटा दो, जहां पर गेन हो रहा है वो तो होगा ही नहीं, लॉस आएगा। ये दोनों 8 से बड़े हैं, ये एक ऑप्शन 8 से छोटा है, तो मेरे पास जो लॉस आएगा वो 7.91। ये इसके 8% से कम है लॉस, कि अगर इसका 8% लॉस होता तो 1616 रुपए का लॉस होता, पर 8% से कम है, तो इसका मतलब 7.91% हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप देखो, अगर यहां पर भी आप इन दोनों को कैलकुलेट करने बैठते तो आपको टाइम लग जाता,
यहाँ पर भी टाइम लग जाता। हमें खुद को इस लेवल पे खुद को मेंटली तैयार करना होगा कि हमें कैलकुलेशन करनी ही ना पड़े। तो आपका यही तरीका होगा। हमने माना 100 से 131 में बेचता है, 100 से 71 में, इन दोनों को बराबर कर लो। प्रॉफिट हुआ 71 इंटू 31 का, लॉस हुआ 131 इंटू 29 का। ओवरऑल हमारे लॉस आया 1598 रुपीज का। कितने पर? 71 प्लस 131, 202 इंटू 100 पर। तो 100 पर कितना होगा? 100 से 100 काट दो, 1598 बटा 202, 8% से कम होगा। एक ही ऑप्शन है 7.91%। अब आप देखो इस तरीके से कर सकते हो आप कैलकुलेशन, थोड़ा सा अपना माइंड बिल्ड करके कम भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये तरीका कैलकुलेटिव है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। कैसे? कि एक में आपको प्रॉफिट हुआ है 31%। मैंने आपको एलिगेशन जब पढ़ाया था तब भी हमने सीखा था कि कभी भी आपको इंडिविजुअल दिया हुआ हो, यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है इंडिविजुअल एक वस्तु पे, यहाँ लॉस दिया हुआ है इंडिविजुअल, और कंबाइंड हमें निकालना है तो हम एलिगेशन की मदद ले सकते हैं। यानी कि 31% का प्रॉफिट हुआ है पहली वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर लॉस हुआ है 29% का, लॉस हुआ है 29% का। इससे ओवरऑल क्या होगा वो हम निकाल लेंगे। लेकिन आप एक चीज बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस काय पर काउंट होता है? तो प्रॉफिट हो या लॉस वो कॉस्ट प्राइस पर काउंट होता है। तो इसका मतलब यहाँ रेशो आना चाहिए हमारे कॉस्ट प्राइस का, यहाँ रेशो आना चाहिए हमारे कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 का। कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 का रेशो आना चाहिए। हमें यहाँ पर रेशो कॉस्ट प्राइस का दिया हुआ ही नहीं है। आप बोलो कॉस्ट प्राइस का कहाँ दिया हुआ है? मुझे तो सिर्फ इतना सा पता है कि इन दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है। इन दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है, कितनी है उससे मुझे मतलब नहीं है, पर बराबर है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का रेशो कैसे निकालेंगे कि पहला कॉस्ट प्राइस है, अगर इस पे 31% का लाभ कमाए, पहले कॉस्ट प्राइस पर 31% का लाभ कमाए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 131%। कि अगर 100% कॉस्ट प्राइस था तो उस पे 31% का लाभ कमाया तो 131% हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कि पहले का सेलिंग प्राइस और दूसरे का सेलिंग प्राइस इक्वल है, पहले का सेलिंग प्राइस और दूसरे का सेलिंग प्राइस इक्वल है, यानी पहले कॉस्ट प्राइस का 131% और दूसरे कॉस्ट प्राइस का आपको कितने का लॉस दिया हुआ है यहाँ पर? 29% का। मतलब पहला सेकंड का जो कॉस्ट प्राइस है उस पे 29% की हानि होती है, यानी सेकंड कॉस्ट प्राइस का 71% बराबर है। 100% की लाया था, 29% की हानि होगी तो सेलिंग प्राइस कितना बचेगा? 71%। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 का रेशो निकाल दो, 71:131। इस तरीके से आप कर सकते हो। चाहो तो यहाँ पर देख लो, यहाँ हमने जो कैलकुलेशन करी फिर भी इनका रेशो अगर हम निकालें फर्स्ट और सेकंड का, तो 71 इंटू 100 बटा 131 इंटू 100, तो भी आपके रेशो 71:131 का ही आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमने रेशो डायरेक्ट फाइंड कर दिया, तो 71:131। अब वहां आपको इतना लिखना नहीं है, सिर्फ अगर आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया कि पहले कॉस्ट प्राइस का 131%, पहले का 131% दूसरे के 71% के बराबर है, पहले का 131% दूसरे के 71% के बराबर है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि यहाँ आएगा 71, यहाँ आएगा 131, दोनों को आप क्रॉस कर दोगे तो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा समझना था कि एक का 131% दूसरे के 71% के बराबर है, तो इनका रेशो 71:131 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ये तो रेशो है, हमें अगर फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू रखनी पड़ेगी। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का अंतर, इसमें 71 और 131 में बटेगा। इनका अंतर कितना है? तो गलती से भी अंतर 2 मत कर देना। अगर आपने अंतर को 2 कर दिया तो आपके आंसर में नंबर आएंगे 0। 31 और -29, ये प्लस का 31 है, माइनस का 29 है, यानी कि इनका अंतर है 60%। 31 में से आप 31 घटाओगे तो आएगा 0, फिर 29 और घटाओ तो टोटल 60 घटाएंगे, तब जाके हमारे पास माइनस का 29 आएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? 60। वो यहाँ पर इनमें बटेगा 202 में। 71 तो ये, 131 ये,
टोटल 202 यूनिट की वैल्यू ओरिजिनली सवाल में 60 दी हुई है। ओरिजिनली सवाल में कितनी दी हुई है? 60। तो इसका मतलब आपके सामने आप किसी भी एक की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। 71 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60/202 इंटू 71। 60/202 इंटू 71। अब हम यहाँ ये भी देखेंगे कि क्यों हमें दोनों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 30/101, तो ये हो गया 2130/10। यहां पर आएगा 2130/101 और यहां पर आएगा 131 यूनिट की वैल्यू। हमें उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये वैल्यू कम है, तो इसमें अगर मैं इसका मान जोड़ दूं तो भी मेरा फाइनल आ जाएगा। चाहे ये वैल्यू निकाल दो आप 131 की, उसको 31 में से घटा दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको परसेंटेज में देख लो, 101 से बिल्कुल इजी वे में निकल जाएगा ये 20। 200 अगर इसको 2 से गुणा करूंगा तो आएगा 202, बचा 1.09, 21.09% हो जाएगा। कैसे? दो से गुणा कर दो 202, बचे 110, 1 से गुणा करो 101, बचे 9। अब आप पॉइंट लगा दो तो 0 आ जाएगा, फिर एक 0 लगा दो तो 900, तो लगभग ये 0.09 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब यहां पर आपके सामने आएगा 2130/101 आएगा। यहां पर क्या आएगा मुझे उससे मतलब ही नहीं है, यहाँ आएगा 21.09%। कि यहाँ जो x है, अगर उस x में से मैं 29 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 21.09%। तो x की वैल्यू निकाल देंगे 7.9 कि 29 है, 21.09 इन दोनों का अंतर करना है। इन दोनों का अंतर में जब करूंगा तो मेरे पास आएगा 7.91%। 29 में से अगर मैं 22 घटाता तो मेरे पास बचते, या ऐसे देख लो 21 ही घटाता तो बचते 8.9 और घटा दो तो 7.9। यह आपका आंसर। तो आपके सामने जो इतनी कैलकुलेशन पिछले वाले में हुई थी उससे बहुत कम में आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेटिव एक चीज है, आपको यहाँ पर ये तरीका मैं आपको एलिगेशन ही रेकमेंड करूंगा कि आपको एलिगेशन से करना है। कैसे होगा कि 31 और 29 को प्रॉफिट और लॉस को किस रेशो में आपस में मिलाएं कि आपके सामने फाइनल रेशो आ जाए। तो कॉस्ट प्राइस के रेशो में मिलाएंगे 71 और 131। 202 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 71 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 21.9%। तो 29 में से 21.9 घटा दो 7.9% का लॉस आ जाएगा, 7.91% का लॉस, या आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इतनी आसानी से आपको समझना है और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ajay sold an article to Ankit at 23.33% profit, but Ankit sold it to Raju at 720. अजय ने एक वस्तु अंकित को 23.33% के लाभ पर बेची। अंकित ने वो वस्तु राजू को 720 रुपए के लाभ पर बेची। राजू सोल्ड दिस आर्टिकल टू रमेश एट 5% प्रॉफिट। तो इसने राजू ने फिर रमेश को बेच दी 5% प्रॉफिट पे। इफ नाउ द सीपी ऑफ द आर्टिकल फॉर रमेश इज 40% मोर देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अजय, कि अजय का जो प्राइस था उससे 40% अधिक है इसका किसका प्राइस, लास्ट में रमेश का। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अजय, तो हमें अजय का सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो इसमें देखो आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा किसने किसको बेची, जैसा सवाल कह रहा है वैसा का वैसा कर दो। ये अजय है, अजय ने बेची किसको, अंकित को। अंकित ने किसको बेची, राजू को। राजू ने बेची रमेश को। अच्छा, एक ही वस्तु की खरीद फरोख्त हो रही है, इससे बढ़िया कोई दूसरी कर लेते हैं, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती। 23.33% या 23 सही 1/3%। अब इसकी आप बताओ फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, आप देखो 33 सही 1/3% यानी कि 7/30। कैसे, आप इसको काउंट कर दो, 33 × 3 69 और 1 70।
70 का प्रॉफिट हुआ है 300 पर, तो 7/30 इसको लिख सकते हैं। तो 7/30 के प्रॉफिट पर बेची, यानी कि अगर 30 की लाया था तो 37 की बेची, 30 की लाया था तो 37 की बेची। अब आप एक चीज देखो, अब आगे तो आपको ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है 720, फिर तो रेशो से काम ही नहीं चलेगा। तो आप यहाँ घबराओ मत, थोड़ी सी शांति रखो, रेशो से भी हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि राजू ने रमेश को बेची 5% के प्रॉफिट पे, यानी 20 की लाया तो 21 की बेचा। राजू अगर 20 की लाया तो 5% के प्रॉफिट पर बेची, एक का प्रॉफिट कमा लिया 20 पर तो 21 की बेचा। अब ये क्या कह रहा है, रमेश के लिए क्रय मूल्य अजय के लिए क्रय मूल्य से 40% अधिक था। रमेश का जो क्रय मूल्य है ये, इसका 40% अधिक यहाँ होना चाहिए, इसका 40% अधिक यहाँ होना चाहिए कि अगर ये 5 की वैल्यू है तो ये होनी चाहिए 7 की वैल्यू, ये अगर 5 की वैल्यू है तो ये होनी चाहिए 7 की वैल्यू। हम यहाँ रेशो में चल रहे हैं, अजय और अंकित का रेशो, राजू और रमेश का रेशो, और ये आ गया ओरिजिनली आपके अजय और रमेश का रेशो। कि अजय ने 30 की लाया तो 37 की बेचा, राजू अगर 20 की लाया तो 21 की बेचा। अब अगर ये आपको छोटा दिख रहा है ज्यादा तो एक बार इसको वापस लिख देते हैं। अजय ने वस्तु बेची थी अंकित को, अंकित ने बेची रमेश को, और रमेश ने बेची राजू। अजय अगर 30 की लाया था तो 7 का प्रॉफिट कमाया, 37 की बेच दिया। और रमेश ने कितना प्रॉफिट कमाया है, रमेश ने प्रॉफिट कमाया है 5% का, मतलब अगर 20 की लाया तो 21 की बेच दिया। अब हमें सवाल की कंडीशन ये कह रही है कि जो अगर रमेश का जो क्रय मूल्य है, रमेश का जो क्रय मूल्य है वो अजय के क्रय मूल्य का 40% ज्यादा है। अगर अजय का क्रय मूल्य 5 है तो ये होना चाहिए 7। अब इससे हमें ओरिजिनली सारे रेशो की वैल्यू पता पड़ जाएगी। 5 की वैल्यू सवाल में 30 है 6 गुना, तो इसकी जगह हम 42 लिख सकते हैं, इसकी जगह 42 लिख सकते हैं। तो अगर ये 30 रहेगा तो ये तो हो गया 37, और इस 7 की जगह मैंने 42 कर दिया, तो 21 की जगह मैंने 42 किया है, तो 20 की जगह हो जाएगा 40। जो भी हम रेशो से गुणा करते हैं सभी को गुणा करते हैं, कि यहाँ 5 की जगह 30 था तो 6 से गुणा किया तो यहाँ आएगा 42, 21 की जगह 42 हो गया, रेशो तो वो का वही रहना चाहिए, तो 20 की जगह हो जाएगा 40। अब आपको जो पूछ रहा है उसका आंसर मिल जाएगा। अब हमें देखो ये भी रेशो ही आया है, हम ओरिजिनल वैल्यू से कैसे फाइंड करेंगे ओरिजिनल वैल्यूज, कि अंकित जो लाया था और जितने में उसने रमेश को बेची, अंकित ने जितने में राजू को बेची वो 720 ज्यादा था, वो 720 ज्यादा था। इसका मतलब अंकित लाया था 37 की और 40 रुपए की बेचा। यहाँ 3 यूनिट की वैल्यू है 720, यहाँ इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों 720। तो हमें अजय का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इस 37 की वैल्यू चाहिए। अजय का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, अजय 30 की लाया था 37 की बेचा, 3 यूनिट की वैल्यू 720 है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू होगी 240, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 240, 37 से गुणा कर दो, 240 इंटू 37, 0 88, 37 की वैल्यू हो जाएगी 8880, यह आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ रेशो बड़ा है इसलिए आपको थोड़ा सा सवाल आपको समझ में आने में दिक्कत हो रही होगी। तो आप समझिए कि 23.33% का लाभ, यानी 30 की लाया तो 37 की बेचा। अंकित और राजू का रिलेशन एक बार भूल जाओ, राजू अगर 20 की लाया था तो 21 की बेचा। ये जो 21 है अजय के मूल्य और रमेश के मूल्य में रेशो है 5:7 का। तो 5 की वैल्यू 30 है, 7 की वैल्यू होगी 42। अब आपके सामने रेशो आ गया
30:37 रेशो 40:42, इस रेशो में आपकी जो चीजें हैं वो चेंज हुई है आपस में। 37 की अंकित लाया था और राजू को बेची 40 रुपए की। मतलब जो 3 यूनिट का डिफरेंस है वो सवाल में दिया हुआ है। अंकित ने वो वस्तु राजू को 720 रुपए लाभ पर बेची थी। 3 यूनिट की वैल्यू 720 है, तो हमें अजय का विक्रय मूल्य, अजय ने बेची थी 37 रुपए में, उस 37 की वैल्यू चाहिए। हर एक चीज 240 गुना है, तो 37 को 240 से गुणा कर दो। और अगर आप इनको एक्स वाई मान के करने लग गए तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A manufacturer sold some article to wholesaler at 22.5% profit. Wholesaler sold to retailers at 33.33% profit, and retailer sold customer at 14 and 2/7% loss. If customer bought it at 1225 rupees, then find the cost price. कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दी, होलसेलर ने आपके रिटेलर को दी और रिटेलर ने कस्टमर को दी। तो इससे पूरे प्रॉफिट में जो लाभ और हानि हुई, हमें कस्टमर के लिए प्राइस पता है तो मैन्युफैक्चरर के लिए प्राइस काउंट कर देंगे। तो आप देखो क्या कह रहा है, हमें आपको यहाँ पर सिर्फ इतना करना है, अगर हमें परसेंटेज भी सभी की पता है तो हम इन सवालों को कर सकते हैं। 22.5%, 22.5% का मतलब है 9/40, 9/40। मैंने आपको बताया था, देखो आप 45% की फ्रैक्शन वैल्यू तो याद होगी, 9/20, तो उसका आधा कर दो 9/40। फिर दिया हुआ है 33.33%, यानी कि 1/3, और 14 से ही 2/7%, यानी कि 1/7। इसका मतलब आप देखो, हम डायरेक्ट आपके मैन्युफैक्चरर और कस्टमर का ही काउंट कर देते हैं। जैसा होगा वैसा कि इसने 9/40 के लाभ पर बेची थी, मतलब ये अगर 40 की लाया तो 9 रुपए का लाभ कमाकर इसने 49 में बेची होगी। 40 की लाया तो 9 रुपए का लाभ कमाकर 49 में बेची है। फिर इसने 33 से ही 1/3% का लाभ कमाया है। 3 की लाया तो कितने की बेचा? 4 की। फिर जो लास्ट में आपका फुटकर विक्रेता है, उसने 14 से ही 2/7%, यानी 1/7 की हानि खाई है, तो 7 की लाया तो 6 की बेच रहा है। यह आपका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर का रेशो आ गया। मैन्युफैक्चरर ने दी इसको रिटेलर, होलसेलर को, होलसेलर यहां पर लाया, इसको दी रिटेलर को, और रिटेलर ने दी कस्टमर को। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो इन दोनों को बराबर करो, आपस में गुणा भाग करो, या डायरेक्ट सबसे अच्छा तरीका है मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को काउंट करने का। 40 से 49 हुआ, 3 से हुआ 4 और 7 से हुआ 6। अब इनको कैलकुलेट कर लो। यहां भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, जो कट रहा है उसको काट दो। 7 से ये जाएगा 7 बार, ये 4 से जाएगा 10 बार, 3 से काउंट हुआ 2 बार, और ये 2 से जाएगा 5। इसका मतलब 5:7, कि अगर मैन्युफैक्चरर के 5 रुपए की पड़ी तो इस पूरे प्रोसेस के बाद कस्टमर को 7 रुपए की पड़ेगी। इतना सा यह आपको कैलकुलेट इसमें करना था। 40 की लाया, 49 में दिया, 3 से 4 और 7 से 6। इस पूरे प्रोसेस में 5 से 7 इनकी प्राइस चेंज हुई है। हमें दिया हुआ है ग्राहक ने इसको 1225 रुपए में खरीदा। ग्राहक ने इसको 7 यूनिट की वैल्यू 1225 है। 7 यूनिट की वैल्यू ग्राहक ने जिस पे खरीदा उसकी वैल्यू 1225 है, तो हमें मिल मालिक का लागत मूल्य 5 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 7 से भाग कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1225/7, 7 एकम 7, 175, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 875। 1 यूनिट की वैल्यू 175 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 175 इंटू 5, 875। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको अगर परसेंटेज से काउंट करने बैठ गए तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आपके क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। इससे बढ़िया सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है कि 9/40 का लाभ हुआ, 40 का लाया, 49 का बेचा, 49 का बेचा।
3 से 4 का बेचा और 7 से 6 का बेचा। इन सभी आप रेशो को आप जब कैंसिल करोगे तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर का रेशो आएगा 5:7। 7 की वैल्यू 1225 दी हुई है तो 5 की वैल्यू 875 हो जाएगी। ये एक्चुअली में होता इसमें यूं है कि मान लो मैन्युफैक्चरर से गई है ये होलसेलर के पास, होलसेलर से गई है रिटेलर के पास और रिटेलर से गई है कस्टमर के पास। वहां आपका आंसर हो गया है, ये हम इसका प्रोसेस समझ रहे हैं। मान लो ये 1 रुपए की लाया, हर बार हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ए की लाया और बी में बेचा, फिर इसने सी की लाया और डी में बेचा, इसने ई की लाया और एफ में बेचा। अब हमें ओरिजिनली करना क्या होता है, इन दोनों को बराबर करना है। इसके लिए तो इसको भी एक्स सी से गुणा कर देंगे, इसको भी सी से गुणा कर देंगे, इसको बी से गुणा कर दो और इसको भी बी से गुणा कर दो। अब डी इंटू बी रिटेलर के लिए प्राइस है और ई भी रिटेलर के लिए प्राइस है, तो इसको ई से गुणा कर देंगे और इसको डी इंटू ई से गुणा, इसको भी डी इंटू बी से गुणा कर देंगे और यहाँ ई से गुणा। ये आपके इसके बिहाइंड द कैमरा सीन्स होते हैं। हमें जो आपके होलसेलर के लिए प्राइस हैं दोनों उनको बराबर करना है, मैन्युफैक्चरर के लिए बराबर करना है। तो यहाँ देखो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर का डायरेक्ट रेशो निकालें तो वो आ गया ए इंटू सी इंटू ई इंटू बी इंटू डी इंटू एफ, ये आ गया। अगर आप इन सभी को बराबर करते हो तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। अब इसी को अगर आप डायरेक्ट करो जिस मेथड से मैंने बताया है उससे, कि आपने क्या किया, ए की लाया बी की बेचा, सी की लाया डी की बेचा, ई की लाया और एफ की बेचा। इन तीनों को गुणा कर दो, रेशो इन तीनों को गुणा कर। तो यहाँ ए सी ई की मैन्युफैक्चरर के पड़ी थी और कस्टमर के पड़ी बी इंटू डी इंटू एफ की, यही रेशो हमारा यहाँ से आया है। तो हम इतनी प्रोसेस सभी को आपस में गुणा करें, इससे बढ़िया बेस्ट प्रोसेस है कि आप इनको नीचे लिखो और फाइनली गुणा कर दो। तो मैंने आपको समझाया है बिहाइंड द कैमरा क्या होता है इन चीजों में, कि यहाँ पर हम आपस में इनको बराबर करते हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच यही होगी इस सवाल की कि आप इनको डायरेक्ट कंटिन्यू गुणा करके और लास्ट में आंसर निकाल दो। तो इस सवाल को हम करेंगे तो 5:7 आएगा, 7 की वैल्यू 1225 है तो 5 की वैल्यू 875 हो जाएगी। इसी के साथ ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज का टाइम कंप्लीट हो गया है। तब तक के लिए आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।